पूर्वी मध्यकाल के अंतिम चरण के समय में भारत में जो कुछ नए राजवंश संगठित हुए, उन राजवंशों में मुख्य रूप से जो राजवंश थे, पूर्व मध्यकाल में भारत में कुछ राजवंश छठी शताब्दी के समय में, जब भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, उस समय में भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैल रही थी और भारतीय राजनीति में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ, जो गुप्त काल के पतन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। परंतु गुप्त साम्राज्य के पतन के जो कारण क्या थे? भारत के विभिन्न भागों में राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्रों का उदय हो चुका था और भारत में बहुराज्यवादी व्यवस्था के विस्तार का प्रारंभ हो गया। जाति व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई एवं समाज रूढ़िवादी हो गया। अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हुआ एवं सर्वत्र सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन चुकी थी। राजनीतिक अस्थिरता एवं अनेक छोटे राज्यों के बनने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत के हिस्सों को जीतना आसान हो गया। ये स्थितियां गुप्त काल के पतन के बाद भारतीय क्षेत्रों में बनी। अब पूर्व मध्यकाल छठी शताब्दी के बाद भारत में मुख्य रूप से जो राजवंश संगठित हुए, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो थानेश्वर हरियाणा को केंद्र बनाकर पुष्यभूति वंश संगठित हुआ। कन्नौज को केंद्र बनाकर मौखरी वंश संगठित हुआ। बंगाल में पाल वंश और सेन वंश संगठित हुआ। राजपूत शासकों की अगर बात की जाए, यह राजपूत शक्ति के उदय का काल रहा था, 700 से 1200 ईस्वी का समय। राजपूत वंश की अगर बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंशों ने गुजरात को केंद्र बनाकर अपने साम्राज्य को संगठित किया। चौहान शासकों ने मध्य राजस्थान चौहान क्षेत्र को केंद्र बनाकर अपने साम्राज्य को स्थापित किया और उन्होंने दिल्ली तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया। चंदेल वंश ने बुंदेलखंड क्षेत्र को संगठित किया। परमार शासकों ने मालवा के साम्राज्य को संगठित किया। चालुक्य सोलंकी वंश के जो शासक थे, उन्होंने अनहिलवाड़ गुजरात के शासकों को संगठित किया। हिंदू शाही वंश गांधार अफगानिस्तान में, यह राजवंश गुप्त काल के पतन के बाद यह राजवंश संगठित हुए। मुख्य रूप से उत्तर भारत में ये साम्राज्य संगठित हुए। पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश, पाल व सेन वंश राजपूत राजवंशों में गुर्जर, चौहान, चंदेल, परमार चालुक्य शासक और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में हिंदूशाही राजवंश संगठित हुए। उसी समय में दक्षिणी भारत में वातापी को केंद्र बनाकर चालुक्य शासकों ने अपना प्रभाव स्थापित किया। कांची को केंद्र बनाकर पल्लव शासकों ने अपने साम्राज्य को संगठित किया। मदुरा में पांड्य राजवंशों के शासकों ने अपने आप को संगठित किया। चोल मंडलम में चोल वंश के शासकों ने अपने आप को संगठित किया और मान्यखेत में राष्ट्रकूट शासकों ने अपने आप को संगठित किया। ये मध्यकाल के समय में, जब उत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्थाएं समाप्त हो रही थी, उस समय में इन राजवंश के शासकों ने स्वयं को संगठित करते हुए एक राजनीतिक जो अराजकता थी उसके विरुद्ध ये धीरे धीरे संगठित हो रहे थे। पर मुख्य रूप से गुप्त शासकों के पतन के बाद भारत में वर्धन राजवंश संगठित हुआ, परंतु उनका शासनकाल जो था वह कम समय तक रहा। इस वजह से यह राजवंश लंबे समय तक भारतीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाया। परंतु अगर हम गुप्त काल के बाद जो राजपूत राजवंश संगठित हुए भारत में,
उन शासकों ने राजनीतिक जो शून्यता थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। अब अगर हम पाल वंश या सेन वंश की बात करते हैं, बंगाल में पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की, बंगाल को केंद्र बनाकर। गोपाल ने बिहार शरीफ के निकट ओदंतीपुरी विहार की स्थापना करवाई। पाल शासकों में धर्मपाल एक प्रतापी शासक हुआ जिसने परमेश्वर, परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत की। गुजराती कवि सोज्जडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामीमन कहा है। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंदिरायुद्ध को हराकर चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बनाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। धर्मपाल के शासनकाल में सुलेमान यात्री भारत आया और सुलेमान ने धर्मपाल को रूहमा कहा है, जिसका वर्णन उसने अपनी पुस्तकों में किया है। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक हुआ। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और देवपाल ने परम सौगात की उपाधि भी धारण की। इसी क्रम में महिपाल प्रथम पाल वंश का शासक हुआ, जिसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक शासक भी कहा जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि गुजरात के चालुक्य वंश के शासक, गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी, वह जिसने अपनी राजधानी अन्हिलवाड़ा को बनाया। और इसी के शासकों में भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू में, राजस्थान के दिलवाड़ा में जैन मंदिरों को जो निर्माण करवाया गया था, वह भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने इन जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और भीम प्रथम या भीमदेव प्रथम के समय में ही 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो महमूद गजनवी का 16वां भारत पर आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर की लूट। उसके बाद मूलराज द्वितीय ने 1778 में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को परास्त किया और उसे सल्तनत काल में सम्मिलित किया। अब हम बात करते हैं चंदेल शासक। गुप्तकाल के पतन के बाद पूर्वी मध्यकाल में जो भारत में नए राजवंश संगठित हुए, उसमें चंदेल वंश, जिसे जेजाक भुक्ति राजवंश भी कहा जाता है। चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। यशोवर्मन ने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर अर्थात विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और दंगदेव ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कीर्तिवर्मन ने महोबा के निकट कीरत सागर का निर्माण करवाया। चौहान वंश, शाकंभरी, अजमेर सांभर के निकट चौहान के शासक। शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। अजय राज ने अजमेर और अजयमेरू नगर की स्थापना की। प्रारंभ में चौहान शासक प्रतिहारों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में अवाकपति राजा प्रथम ने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। अर्णोराज ने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अर्णोराज ने दिल्ली, बुंदेलखंड एवं पंजाब के कुछ हिस्सों को जीता था, परंतु गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसे पराजित किया। विग्रह राज चतुर्थ, जिसे विसलदेव के नाम ने कुमारपाल को हराकर दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। इसी चौहान शासकों में प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जिसका अन्य नाम था राय पिथौरा, यह
सोमेश्वर का पुत्र था, जो 1778 में दिल्ली का शासक बना। 1182 में पृथ्वीराज चौहान एवं चंदेल शासक परमर्दी देव के बीच जो युद्ध हुआ, जिसमें परमर्दी देव की पराजय हुई और परमर्दी देव के लोक प्रसिद्ध सेना नायक आलाह और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ और घायल हुआ और अपनी सेना के साथ पुनः वापस चला गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 सन 1192 में पुनः मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ, परंतु गोरी इस युद्ध में विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को कैद करके काबुल ले जाया गया। तराइन के युद्ध जो थे ये भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिने जाते हैं, क्योंकि इस युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वह दीर्घकाल तक रहा। क्योंकि इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत काल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में इस्लामिक साम्राज्य संगठित हुआ। यह तराइन के द्वितीय युद्ध का मुख्य प्रभाव था। अगर हम बात करें कि 1192 तक प्राचीन भारत से लेकर के 1192 तक किन युद्धों ने भारतीय इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के जो कारण थे, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की भागती सेना का पीछा कर उसकी शक्ति को क्षीण न करना, अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध के बाद गोरी की शक्ति पूर्णतः समाप्त न करना, संयोगिता हरण के बाद जो राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसका फायदा मोहम्मद गोरी के द्वारा उठाना, राजपूतों की वंशगत प्रतिष्ठा तथा अपने राज्यों के हितों को सर्वोपरि मानने के कारण आपसी ईर्ष्या और वैमनस्य का लाभ मोहम्मद गोरी को मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले गोरी से समझौता वार्ता में के संपूर्ण काल में पृथ्वीराज ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सतर्क नहीं किया। संयोगिता प्रकरण, संयोगिता एवं पृथ्वीराज के प्रेम प्रसंग की जानकारी चंद्रबरदाई, अबुल फजर और चंद्रशेखर के लेखों से मिलती है, परंतु कुछ इतिहासकार केवल इसे कहानी मानते हैं। संयोगिता गढ़वाल के शासक जयचंद्र की पुत्री थी। जयचंद एवं पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी। इसी कारण से जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। जयचंद एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता उस समय परम पर पहुंच चुकी थी जिस समय में संयोगिता का अपहरण हुआ। चंद्रबरदाई, यह पृथ्वीराज चौहान के राजदरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। जयानक, जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य लिखा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी एवं पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज चौहान के बाद भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसका सीधा तात्पर्य था कि भारत में सल्तनत काल शक्तिशाली हो गया।